आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर को, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, और इनमें से कौन सा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ट रहेगा बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो नोटिस और पोस्टर की हेल्प से हम बहुत सारे लोगों को एक ही चीज को इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टर्म फॉर द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशंस एंड हेल्प अदर्स टू डू द सेम। तो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, ये सारी जो एबिलिटी होती है इसको हम बोलते हैं मैनेजिंग इमोशंस, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशन स्टडीज इन क्लास 10th, ठीक है, हार्डवर्क करता है, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करता है, अच्छे मार्क्स लेके आता है, आती है। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टडी, जल्दी उठ के स्टडी करती है, रिवीजन करती है। तो ये क्या है? ये हमारा है सेल्फ मोटिवेशन। नेक्स्ट, लोकेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड, फोल्डर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योर्स पूछा है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि गलत है एंटरप्रेन्योर्स के बारे में? तो आंसर है इसका, एवरी बिजनेस आइडिया शुड बी यूनिक और स्पेशल, यानी कि हर एक बिजनेस आइडिया को अलग होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप पुराने आइडिया को भी यूज करके उसमें कुछ ना कुछ नया चीज लगा के आप उसको भी चला सकते हो। ठीक है, तो आप पुरानी चीजों को भी मॉडिफाई करके अपना बिजनेस चला सकते हो, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। जो द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हेल्प्स अस बिकम अवेयर ऑफ द अवर रोल। तो हमें अवेयर करने वाला कौन सा फैक्टर होता है? आंसर हो जाएगा एजुकेशन, क्योंकि अगर हम एजुकेटेड ही नहीं होंगे तो हमें नहीं पता चलेगा अपने एनवायरनमेंट के बारे में और अवेयरनेस भी नहीं होगी। नेक्स्ट है, रवि को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है और उसको फॉर्मेटिंग चेंजेस करने हैं उसमें, ताकि वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर सके। तो वो क्या करेगा? स्टाइल्स का यूज करेगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ रिसेंट एक्सर्शन रोशनी हैज टेकन सम पिक्चर्स फॉर मेकिंग अ रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट बना रही है राइटर में पिक्चर्स की हेल्प से। वो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना चाहती है, तो कौन सा फीचर वो यूज करेगी? शार्पन। ठीक है, तो मैंने आपको इमेज फिल्टर्स पढ़ाए थे 11, पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? शार्पन, स्मूथ, मोसेक, एजिंग, पोस्चराइज, सोलराइजेशन। तो शार्पन में मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा इमेज अरेंजमेंट ऑप्शन है दैट सेंड्स द ड्राइंग ऑब्जेक्ट बिहाइंड द टेक्स्ट? तो टेक्स्ट के पीछे अगर आपको भेजना है तो आप किसका यूज करोगे? तो टू बैकग्राउंड का आप यूज करोगे। ठीक है, अगर इमेज को आपको टेक्स्ट के पीछे भेजना है। नेक्स्ट, डैश फीचर ऑफ राइटर इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग स्टाइल्स एंड यूज टू गिव द लिस्टिंग ऑफ कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो जब हमें कंटेंट्स की एक टेबल बनानी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, डैश द डिफॉल्ट टेम्पलेट फॉर फाइल्स इन राइटर, तो आंसर हो जाएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। एक एक क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको पढ़ाया था, एज इट इज क्वेश्चन जो है उठ के आए हैं। जो मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, वही क्वेश्चन एमसीक्यू में आया है। चलिए आगे बताऊंगा, और भी बहुत सारी चीजें। ये देखो, शांता इज क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन राइटर, ठीक है, रिपोर्ट बना रही है, एंड वांट्स टू अप्लाई द सेम स्टाइल हेडिंग्स इन एंटायर डॉक्यूमेंट एज शी हैज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो वो सेम तरह की स्टाइल्स को अप्लाई करनी चाहती है अपने बुक में हेडिंग्स के ऊपर, रिपोर्ट में हेडिंग्स और टाइटल्स के ऊपर। तो वो कौन सा फीचर यूज करे टू अप्लाई द सेम फॉर्मेट ऑन ईच लाइन वर्ड वेयर एवर नीडेड? तो जहां जहां जरूरत है वहां वहां सेम स्टाइल को अप्लाई करने के लिए कौन सा फीचर वो यूज करेगी? फिल फॉर्मेट का, जिसको मैंने आपको बताया था कि स्कैटर्ड एरियाज पे हम किसी स्टाइल को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिल फॉर्मेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको बोला था स्टेप्स आप बस कितनी याद करना कि किस मेन्यू में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो देखो वही क्वेश्चन आया है कि किस मेन्यू में आपको कमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो एडिट मेन्यू में आपको जाना है, एडिट पे जाके आप ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करोगे, उसमें कमेंट पे क्लिक कर दोगे तो आप कमेंट को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको नई शीट ऐड करनी है तो बॉटम ऑफ द वर्कशीट पे आपको प्लस का साइन मिलता है, आंसर हो जाएगा डी। सेट ऑफ वैल्यूज जिनको आप कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हो टू एक्सप्लोर कंपेयर वेरियस अल्टरनेटिव्स डिपेंड अपॉन चेंजिंग कंडीशंस। अलग अलग कंडीशंस लगाते हैं, जब मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल देके बताया था, व्हाट इफ सिनेरियोज। आगे बढ़ेंगे। रिकॉर्डेड मैक्रोज क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके, हाँ, while creating a hyperlink if the complete path along the file name, अगर हम complete path, complete एड्रेस देते हैं तो उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट लिंक, सी ऑप्शन। चलिए, ग्रुप ऑफ सेल्स को अगर आपको ऑटोमेटिकली क्या करना है? बनाना है, और आपको फंक्शन अप्लाई करना है जैसे कि सम एवरेज, तो उसके लिए आप यूज करते हो सब टोटल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, डेटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जिससे कि आप डेटा बना सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो। तो देखो, राइटर तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पेंट हम पेंटिंग के लिए यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा इंग्रेस। लेकिन मैंने आपको डेटाबेस जब पढ़ाया था तो वहां पे आपको एग्जांपल्स में भी इंग्रेस, माई सिक्वल,
बेस, ठीक है, एमएस एक्सिस, ये सारे एग्जांपल्स आपको बताए थे। लेकिन अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपने तुक्का मार के मतलब एलिमिनेशन के द्वारा इन तीन ऑप्शंस को हटा के इसको टिक कर दिया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बोलते हैं, हम सॉर्टिंग बोलते हैं। लिब्रे ऑफिस बेस के रेस्पेक्ट में बात करें तो इनमें से कौन सा डेटा टाइप है टू इंडिकेट मॉनेटरी वैल्यूज, यानी कि जब भी हम करेंसीज को यूज करते हैं तो हम कौन सा डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, आंसर हो जाएगा करेंसी। नेक्स्ट, डेटा कैन बी रिट्रीव्ड एंड डिस्प्लेड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स इन डीबीएमएस यूजिंग क्वेरी, तो क्वेरी की हेल्प से हम एक या एक से ज्यादा टेबल से डेटा को उठा के यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब भी हम फॉर्म को डिजाइन करते हैं, इट इज सजेस्टेड टू गेट द डेटा इनपुट बाय एडिंग द डैश टू द डेटा फील्ड टू प्रिवेंट एंटरिंग इनवैलिड डेट्स, तो जब भी हमें डेट को इनपुट कराना है, डेट को, तो हम क्या यूज करते हैं, कैलेंडर का यूज करते हैं। मैं आपको कैलेंडर को लगा के भी दिखाया था, कैलेंडर लगा के भी दिखाया था, तो आंसर जाएगा कैलेंडर। नेक्स्ट, while designing a form, titles, headings और subheadings may be added using dash tools, तो जब भी हम फॉर्म को डिजाइन करते हैं तो हेडिंग वगैरह जब हमने इंसर्ट की थी तो किससे की थी, लेबल टूल की हेल्प से, ठीक है, तो आंसर देगा बी, लेबल। चलिए, स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, आंसर है हेल्थ। क्लास बी में कौन कौन से आते हैं, गैस आते हैं, लिक्विड आते हैं, ठीक है, तो आंसर जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। डैश हैज प्रिपेयर्ड द पॉलिसी टू प्रोवाइड, मैंने बताया था डीओआईटी आ सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमें पॉलिसी देता है एम्प्लॉइज को हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। आरएसआई की फुल फॉर्म मैंने बोला था, पक्का आएगी, एमसीक्यू में आई है, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये कौन सी साइंस है, मैंने बोला था एमसीक्यू में आएगा, कि जिससे आप वर्क प्लेस पे चीजों को ऐसे अरेंज करें ताकि लोग उनको अच्छे से इजीली और सेफली यूज कर सकें, आंसर हो जाएगा एर्गोनॉमिक्स, बोला था मैंने एमसीक्यू आएगा। चलिए, इनमें से कौन सा रॉन्ग सेफ्टी गाइडलाइन है, तो मतलब इनमें से कौन सी चीज गलत है। तो जब भी आप मशीन्स पे काम करते हो ना, तो आपको लूज क्लोथिंग और ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, तो ये चीज गलत है, क्योंकि ये गलत है तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत गया है। नेक्स्ट, आपको 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन में से 2 बताने हैं। यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये मैंने सी बताने हैं, क्लियर, कंसाइज, ये सारे सीज होते हैं, अगर आपको पता होगा तो आपने लिख दिए होंगे, कोई बात नहीं। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेस को मैनेज करना, ठीक है, इफेक्टिव वेज को लगाना, जैसे कि योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सब की हेल्प से एक अच्छी लाइफ को जीना ही स्ट्रेस मैनेजमेंट कहलाता है। 4 टिप्स बतानी है कंप्यूटर को परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, तो आप एंटीवायरस का यूज कर सकते हो, ठीक है, फायरवॉल्स का यूज कर सकते हो, डेटा को क्लियर करके रखिए, टेम्परेरी फाइल्स को क्लियर करके रखिए, ब्राउजर की कुकीज वगैरह को आप क्लियर करके रखिए हमेशा। तो ये सारी टिप्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। एंटरप्रेन्योर्स के 4 फंक्शन बताने हैं आपको, कितनी बार मैंने बताया था कि फंक्शंस और क्वालिटीज वाले क्वेश्चन में से एक पक्का आएगा, और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको सैंपल पेपर में भी कराया था, बोर्ड ने जो सैंपल पेपर दिया था उसमें भी फंक्शन वाला क्वेश्चन था। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड दो प्रॉब्लम बतानी है, तो फ्यूल हो गया, वाटर हो गया, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप थोड़ा सॉल्व कर सकते थे, मतलब दिखा सकते थे कि वाटर जो है हम पॉल्यूट करते हैं, एक्वेटिक लाइफ को हार्म होता है, ये सारी चीजें आप वहां पे लिख सकते थे। नेक्स्ट, राइटर के अंदर जो स्टाइल कैटेगरीज हैं, ठीक है, वो बतानी है आपको, सॉरी, आपको फ्रेम स्टाइल कैटेगरी को बताना है। फ्रेम क्या होता है, जो डब्बा होता है ना, जिसके अंदर कोई भी इमेज या फिर कोई भी ग्राफिक या फिर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस डब्बे को हम फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम पे हमें बॉर्डर लगाना है, टेक्स्ट रैपिंग करनी है फ्रेम की, ठीक है, और ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं, फ्रेम स्टाइल्स कैटेगरी के अंदर। चलिए, सो ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द फ्रेम आर कवर्ड इन द फ्रेम स्टाइल्स। व्हाट इज अ मैक्रो, मैक्रो क्या होता है, किसी भी काम को रिपीट करने के लिए बार बार हम मैक्रो का यूज करते हैं। रूल्स बताने हैं आपको टू बी फॉलोड व्हाइल नेमिंग अ मैक्रो या फिर मॉड्यूल। तो मैक्रो को नेम करने के मैंने आपको रूल्स बताए थे कि जो मैक्रो का नेम है ना, वो किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नंबर का आप यूज कर सकते हो उसमें, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1 मैक्रो इज नॉट अ वैलिड नेम, लेकिन मैक्रो 1 इज अ वैलिड नेम, ठीक है, तो नंबर से एंड हो सकता है, स्टार्ट नहीं, मतलब पहला लेटर होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी लिख लो। 0 to 9 यूज कर सकते हो आप नंबर, और ए टू जेड स्मॉल में और ए टू जेड कैपिटल में यूज कर सकते हो। साथ के साथ आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एट द रेट, हैश, एक्सक्लेमेशन, डॉलर, ये सारे साइंस आप नहीं यूज कर सकते। केवल एक साइन है जिसको आप यूज कर सकते हो, जो कि अंडरस्कोर है। तो आप मैक्रो के नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट द अंडरस्कोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोल सीक का पर्पस क्या होता है। तो कोई भी डिजायर्ड आउटपुट के लिए जब हम इनपुट वैल्यूज को चेक करते हैं, उसके लिए हम गोल सीक का यूज करते हैं। एग्जाम्पल दिया, पूछा है आपसे, तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि कोई भी एग्जाम अगर हो रहा है आपका, और वहां पे आपने 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया और 5वां अटेम्प्ट करने जा रहे हो,
तो आप बता दो कि मुझे 75% चाहिए, ठीक है, ये तो आपका होगा डिजायर्ड रिजल्ट कि 75% मुझे चाहिए, और मेरे 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है 70, 60, 80 और 90, तो 5वें सब्जेक्ट में मुझे कितने नंबर लाने पड़ेंगे ताकि 75% ओवरऑल आ जाए। तो ये मेरा रिजल्ट हो गया, सीधा आउटपुट हो गया, और इनपुट वैल्यू में पूछ रहा हूं आपसे। तो ये होता है आपका गोल सीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर सेटिंग अ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप को सेट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? कॉमन फील्ड। कॉमन फील्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है रिलेशनशिप्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और भी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि मतलब जब भी आप रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो, तो जब जो दूसरी टेबल है ट्रांजैक्शन टेबल, उसमें कोई भी अनमैचिंग रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए हमारी मेन टेबल का। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते थे, ठीक है। चलिए उसके बाद तो मतलब इसमें आप प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में लिख सकते थे आराम से। कंप्यूटर वर्कप्लेस के लिए गिवन इट टू हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स वाइल यूजिंग कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से संबंधित कोई भी रिक्वायरमेंट्स आप बता दीजिए। जैसे कि कीबोर्ड और स्क्रीन के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्क्रीन में घुस के मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। और क्या लिख सकते हो कि कीबोर्ड पे जो कीज हैं उन पे जो चीजें छपी हुई है, एबीसीडी जो छपे हुए हैं लेटर्स, वो क्लियरली दिखने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो मिट चुके हैं पता नहीं चल रहा क्या लिख रहा है, कौन सा बटन किसका है। तो इस तरह से आप कीबोर्ड के बारे में लिख सकते थे। कीबोर्ड का अलाइनमेंट टिल्ट करके होना चाहिए, वो सारी चीजें आप लिख सकते थे। आपको केवल 2 लिखनी थी, मैंने 3-4 बता दी हैं। चलिए कंप्यूटर्स को जब आप बहुत ज्यादा यूज करोगे तो आपके विजन पे यानी कि आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई भी 2 समस्याओं के बारे में आपको बताना है। तो आप लिख सकते थे ड्राई आईज, ठीक है, जब आप बहुत समय तक ब्लिंक नहीं करते हो आईज को तो ड्राई आईज होती हैं, या फिर आप लिख सकते थे सोर आईज। तो इनके बारे में थोड़े थोड़े आप 10-10 वर्ड अगर आप लिखते तो आपका काम बन जाता। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स, तो मैंने बताया था ग्रुपिंग का क्वेश्चन पक्का आएगा। कल मैंने 1 घंटे का लाइव वीडियो किया था। खैर 1 घंटा वो आपको देखना नहीं था, केवल मैंने आपको वहां पे इसलिए बुलाया था जिसको जो भी डाउट है आगे पूछ लो, पर आपको 1 घंटा वहां पे बैठना नहीं है। तो एक किसी ने मुझसे पूछा था कि भैया 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जो आपको लगता है आएंगे, तो मैंने उसमें ग्रुपिंग बताया था, ठीक है, और मैंने ऑल्टरनेट की बताया था, ठीक है। जो जो मैंने बताया था वो सारे क्वेश्चन एज इट इज आए हैं। तो ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, हम मल्टीपल ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, उनको ग्रुप बना देते हैं। उनसे क्या है कि जो भी प्रॉपर्टीज में एक अकेले ऑब्जेक्ट की चेंज करूंगा, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज सभी ऑब्जेक्ट्स की चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हो। इसका हम यूज लोगो वगैरह बनाने में भी करते हैं, ठीक है। रिसाइजिंग करोगे तो रिसाइज भी सारे एक साथ होंगे। तो सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे लिख सकते थे। टेक्स्ट रैपिंग और इमेज अलाइनमेंट में आपको डिफरेंशिएट करना था, ठीक है। सो टेक्स्ट रैपिंग में क्या था कि इमेज का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट, और इसी तरह से अलाइनमेंट में आपको बताना था कि एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हमारा टेक्स्ट का वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है उसको हम टेक्स्ट इमेज अलाइनमेंट बोलते हैं। इसके अंदर और भी चीज आप लिख सकते थे कि टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है कि रैप थ्रू होता है, रैप ऑफ होता है, सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इमेज अलाइनमेंट में 3 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल के हमारे पास 6 टोटल ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, सेल्स मैनेजर ऑफ एबीसी कंपनी जो है उसको क्या करना है, एक स्प्रेडशीट उसने बनाई है, और जहां पे उसने डिफरेंट ईयर्स का डेटा लिस्ट किया है और उसको समराइज करना है। समराइज करने के लिए क्या करते हैं, कंसोलिडेट का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें डेटा को कंबाइन करना है मल्टीपल शीट से एक सिंगल शीट में, तो क्या यूज करूंगा मैं, कंसोलिडेट यूज करूंगा। चलिए किस मेन्यू में और किस सब मेन्यू में वो ऑप्शन मिलेगा जिससे आप कंबाइन कर सकते हो समरी को? क्या मिलेगा, देखो डेटा मेन्यू मैंने बताया था, जो मैंने कल वीडियो डाली थी 6 मिनट की, उसमें मैंने 6 मिनट वाली में या फिर शायद लाइव वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको याद रखना है कि किस मेन्यू में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, और मैंने एग्जांपल भी यही दिया था कि जैसे कि डेटा मेन्यू में कंसोलिडेट का ऑप्शन होता है उसी तरह से आप याद रखना, और यही आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नेम द फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले टोटल ऑफ ऑल सेल्स, तो टोटल अगर आपको करना है तो आप सम फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो, सम फंक्शन को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ पे सम के साथ क्योंकि देखो ये लॉन्ग आंसर है और यहाँ पे लिखा है कि 50 से 80 वर्ड लिखने, तो कुछ और भी लिखते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि वी कैन ऑल्सो यूज सब टोटल दैट विल ऑटोमेटिकली ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स एंड वी कैन अप्लाई द सम फंक्शन टू टोटल द डेटा, ठीक है। चलिए he wants to open a summary document stored at different location from within the sheet by clicking the text stored in the cell, तो किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करके वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे जाना चाहता है, तो वो क्या यूज करेगा, वो यूज करेगा हाइपरलिंक का, ठीक है। चलिए उसकी स्टेप्स भी आपको लिखनी है, हाउ कैन इट बी डन, तो हाइपरलिंक की मैंने आपको स्टेप बताई थी, आप सिंपल बेसिक स्टेप्स देखिए कि आपको किस मेन्यू में हाइपरलिंक मिलता है। नेक्स्ट है आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है हैंडलिंग फायर सेफ्टी और इमरजेंसी, ठीक है, आपको अवेयरनेस फैलानी है, तो आपको बताना है बेसिक टू फायर प्रिवेंशन मेजर्स एट वर्क प्लेस। तो फायर प्रिवेंशन मेजर क्या है कि आपको बता के रखना पड़ेगा कि
आपका जो क्या कह सकते हैं फायर के जो एक्सटिंग्विशर्स है वो कहाँ पे रखे हुए हैं सारे एम्प्लॉइज को पता होने चाहिए। उसके साथ साथ स्मोक अलार्म्स का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ पे नो स्मोकिंग जोन्स हैं वहां पे आप स्मोकिंग ना करें। तो ये सारे आपके फायर प्रिवेंशन मेजर हो गए। उसके बाद इमरजेंसी हैंडलिंग करनी है अगर आपको, तो उसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे कि इवैक्यूएशन हो गया, ठीक है। उसके बाद असेंबली कहाँ पे करनी है, जो आपके रूट्स हैं कहाँ से कैसे इवैक्यूएट करना है। और दूसरी चीज आप देख सकते थे कि आप किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में सीढ़ियों का ही उपयोग करें, लिफ्ट का या फिर एस्केलेटर का यूज ना करें क्योंकि खराब हो सकते हैं वो उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते थे। आगे एडवांटेजेस ऑफ रिलेटिंग टू टेबल्स, तो जब हम दो टेबल्स को कनेक्ट करते हैं तो एडवांटेजेस क्या होते हैं उसके। एडवांटेज ये है कि जैसे आपको सेम डाटा बार बार आपको सेम डाटा बार बार नहीं डालना पड़ेगा मल्टीपल टेबल्स के अंदर। तो आप एक ही टेबल में एक बार एक जैसा डेटा डालोगे, फिर उनको आप कनेक्ट कर दोगे तो वो मान लिया जाता है कि वो डेटा कनेक्टेड है। उसके साथ साथ क्या होता है कि जो रिकॉर्ड की कंसिस्टेंसी है वो हमारी बढ़ जाती है ड्यू टू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, क्योंकि जब आपका कोई रिकॉर्ड मेन टेबल में प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको दूसरे टेबल में स्टोर नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई भी थी, तो आपको याद होंगी। आगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को आपको एक्सप्लेन करना है टेबल्स के अंदर। तो मैनी टू मैनी में क्या होता है कि मेन टेबल की जो फील्ड्स हैं वो मल्टीपल फील्ड्स होंगे जो कि मल्टीपल फील्ड से कनेक्टेड होंगे ट्रांजैक्शन टेबल में, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, एग्जाम्पल ही बताए थे कि एक स्कूल में एक टीचर के पास मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे कि वो एग्जामिनेशन चार्ज भी हो सकता है, वो क्लास टीचर भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट टीचर भी हो सकता है, ठीक है। और उसकी वजह से उसके पास मल्टीपल सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिसकी वजह से वो जो रिलेशनशिप है उसको हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बोलेंगे। या फिर एक शॉपकीपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मल्टीपल कस्टमर्स को बेचता है तो वो भी एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है और आपको क्या बताना है, बेस्ड ऑन द गिवन टेबल सजेस्ट द डेटा टाइप ऑफ स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी का हम डेटा टाइप क्या रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे टेक्स्ट का भी यूज कर रहे हैं और लेटर्स का भी यूज कर रहे हैं। तो इसका डेटा टाइप आप क्या दोगे, कोई ना कोई टेक्स्ट डेटा टाइप भी आप यहाँ पे दोगे, ठीक है। और एज, एज में आप दे सकते हो टिनी इंटीजर, ठीक है, TINYINT, ठीक है। टाइनी इंटीजर आप यहाँ पे एज में दे सकते हो क्योंकि इसमें 0 से 255 तक की वैल्यूज आप डालते हो इंटीजर में। तो इसका फायदा यह है कि भाई किसी की एज 255 से आगे जाने नहीं वाली है, तो आप यहाँ पे टिनी इंटीजर देते हैं। लेकिन अगर आपने कोई और इंटीजर का डेटा टाइप भी वहां पे दिया है तो हो सकता है टीचर आपको नंबर दे दे, ठीक है। नेक्स्ट, डेटाबेस का आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर हो तो यू नीड टू एंश्योर ईच स्टूडेंट हैज अ यूनिक आइडेंटिफायर। तो हर एक स्टूडेंट की यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। तो किस फील्ड को आप यूज करोगे, तो हम स्टूडेंट आईडी को यूनिक आइडेंटिफायर की तरह यानी कि प्राइमरी की जो हमें बनानी है वो हम स्टूडेंट आईडी को बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये यूनिक है, कभी भी रिपीट नहीं करेगी लोगों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, प्राइमरी की बनाएंगे स्टूडेंट आईडी को। एंड वाई, रीजन नहीं पूछा तो रीजन आप लिख सकते हो आराम से, क्योंकि स्टूडेंट आईडी विल बी यूनिकली यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। और ये कभी रिपीट भी नहीं करेगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फील्ड दैट कैन बी सर्व एज अल्टरनेट की। अल्टरनेट की तरह आप किसको यूज कर सकते हो, देखो जो चीज प्राइमरी की बन सकती थी लेकिन हमने उसको नहीं बनाया तो उसको हम अल्टरनेट की बोलते हैं। और मैं बोला था अल्टरनेट की का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो देखो फोन नंबर को हम ऑल्टरनेट की बोलेंगे, क्यों, क्योंकि दो लोगों का फोन नंबर सेम थोड़ी हो जाएगा भाई, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट की। जस्टिफाई दे और आंसर, जस्टिफाई कैसे कर सकते हो कि भाई द मोबाइल नंबर ऑफ टू पर्संस कैन नॉट बी सेम। हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स एंड रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द अबव टेबल। एट्रीब्यूट्स मैंने बताया था क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं आपके फील्ड। तो कितने फील्ड हैं, 1 2 3 4। फोन नंबर, एज, नेम, स्टूडेंट आईडी, 4 एट्रीब्यूट है। और रिकॉर्ड कितने हैं, 3 बच्चों के रिकॉर्ड अवेलेबल है तो 3 हमारे हो गए रिकॉर्ड। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर होता है सॉल्व। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान पेपर था, इसको आप करके आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।